कृषि वानिकी की। इसके दूसरे टॉपिक में आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री पे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जीएस पेपर 6 के साथ साथ जीएस पेपर 5 में भी कृषि वानिकी और सतत विकास में यहाँ से काफी ज्यादा लाभ आपको मिल जाएगा। तो टॉपिक, समय कम है आप लोगों के पास में, तो टॉपिक को मिला करके पढ़ने की आवश्यकता होगी कि किस टॉपिक को हम लोग इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक दोनों के साथ ऐड करने का प्रयास करेंगे। विषय क्या था आपका कि कृषि वानिकी की अवधारणा, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के उपाय, ये आपको बताने थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 40 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि कृषि वानिकी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। झारखंड के संदर्भ में कृषि वानिकी की उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए बताइए कि बंजर भूमि और अवनत भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने में इसकी क्या भूमिका है। साथ ही कृषि वानिकी एवं भूमि सुधार के लिए केंद्र और झारखंड सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए आवश्यक सुझाव दीजिए। ये 40 नंबर का ये मार्क्स यहाँ से पूछ सकता है। हाँ, वृष्टि छाया क्षेत्र में चला जाता है वो, जी बिल्कुल, या पवनाभिमुख ढाल पे आता है जिसे हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो वहां पे वर्षा काफी कम मात्रा में होती है। इसका सबसे प्रबल और सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका अरावली पर्वत माला। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसीलिए उसके पश्चिम एरिया में जो देखते हैं हम लोग रेगिस्तान का विकास हो गया। चलिए, धन्यवाद तबरेज जी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आप यहाँ ध्यान रखिएगा, अपने अनुसार इसे मेंशन कर लीजिएगा कि व्याख्या करने के लिए दे सकता है, विश्लेषण करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और सुझाव दीजिए। इस प्रकार के दिशा निर्देश शब्द दे सकते हैं और इसी के आधार पे हमें अपना आंसर लिखने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने आंसर को, तो जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे इस विषय पे, विषय की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा एग्रो फॉरेस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं जी, एग्रो फॉरेस्ट्री के। आइए, तो एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग ये चीज बना सकते हैं कि कृषि वानिकी को दर्शा सकते हैं कि आखिर एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या। तो वृक्ष, पशुपालन और फसल एक साथ हम लोग जब करेंगे तो इसे हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में जानते हैं और इससे मृदा स्वास्थ्य, किसानों की आय और पर्यावरण में सुधार हो सकता है। यानी एक साथ में हम लोग ज्योग्राफी को भी ऐड कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी ऐड कर रहे हैं। तीनों चीजों को एक साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको बनाना होगा झारखंड का मैप और वहां पर दर्शाना होगा एग्रो फॉरेस्ट्री के विषय में कि क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो इसी तरह बना दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, झारखंड का जब मैप बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ा दीजिए इसे, ये इस प्रकार से इसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये बिना पेन उठाए आपको ड्रॉ करने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग झारखंड का भी मैप बना सकते हैं। तो यहाँ खनन प्रभावित जिले पहले हमको दिखाना होगा कि यहाँ पर खनन प्रभावित जिले कौन से हैं। डायरेक्ट फ्लो चार्ट से नहीं, डायरेक्ट फ्लो चार्ट से आप नहीं कर सकते हैं सारा चीज, क्योंकि वहां पे आपको लिखना पड़ेगा तबरेज जी, वहां पे लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बिना लिखे हुए आप फ्लो चार्ट या डायग्राम को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। केवल फ्लो चार्ट बना करके हम छोड़ दे तो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। चलिए, वो केवल फ्लो चार्ट वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं तो 120 शब्दों वाले जो प्रश्न रहते हैं, जैसे यूपीएससी वाला जो मेरा फॉर्मेट है, उसमें हम लोग बना करके छोड़ सकते हैं। उसमें दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है, मार्किंग हो सकती है उसमें। लेकिन जेपीएससी में जहाँ 40 नंबर आपको लाने हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न होगा, तो उसमें आपको डायग्राम के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी यहाँ पे करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, खनन प्रभावित जिलों की बात करेंगे तो धनबाद, रामगढ़, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम खनन प्रभावित जिले हैं। यहाँ पे खनन अधिक मात्रा में होता है, चाहे लॉ एस की बात करें या धात्विक खनिजों की बात करें या कोयले की बात करें। तो यहाँ पे मृदा पुनरुद्धार की एकदम इमीडिएट आवश्यकता हो जाती है। वहीं कृषि वानिकी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा संभावना कहाँ है, तो दक्षिण में दिखा देंगे, रांची से लेकर के गुमला, सिमडेगा, खूंटी आदि या पश्चिमी सिंहभूम में। यहाँ पर जलवायविक उपयुक्तता के कारण कृषि वानिकी की सर्वाधिक संभावना है और खनन वाले क्षेत्रों में हम लोग यहाँ पे आवश्यक सुधार करेंगे मृदा में। इसके अतिरिक्त प्रमुख कीवर्डों की बात चर्चा करेंगे तो हम लोग कीवर्ड में एग्रो फॉरेस्ट्री,
सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम, ये सब नया चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम, एग्री हॉर्टी सिस्टम, लैंड रिस्टोरेशन, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सेक्वेस्ट्राइजेशन, जो भी है यार, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, इकोसिस्टम सर्विसेज, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ये भी एक नया टर्म होगा आप लोगों के लिए। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई हुई है, 2014 में आई थी। कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग आगे इसे देखेंगे जी। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं। नहीं, इंट्रो के साथ शुरू कीजिए। इंट्रो के बाद कभी भी अगर डायग्राम बनाइएगा, ध्यान रखिएगा कि डायग्राम या फ्लो चार्ट जब भी बनाइएगा तो 3-4 लाइन इंट्रो देने के बाद बनाइए, तब इम्पैक्ट अच्छा बनता है, तब इम्पैक्ट अच्छा बनेगा। आप इंट्रो पहले दीजिए, इंट्रो के स्टार्टिंग से ही अगर डायग्राम बनाने लगे तो सही नहीं होगा, इंट्रो के बाद ही आप बनाइए, ये ज्यादा बेहतर होगा जी। अब दिखाई दिया आपका, डायरेक्ट फ्लो चार्ट से शुरू करना सही रहेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, सीधा हम लोग इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो के बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये सब कीवर्ड्स का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आइए प्रश्न की अगर बात करेंगे, ये सॉरी प्रश्न तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं। प्रश्न क्या था हमारा कि कृषि वानिकी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। कृषि वानिकी क्या है? झारखंड के संदर्भ में कृषि वानिकी की उपयोगिता का विश्लेषण करना है, और जो वेस्टलैंड है हमारा और डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से उपजाऊ बनाने के लिए इसकी क्या भूमिका हो सकती है, और कृषि वानिकी एवं भूमि सुधार के लिए केंद्र एवं झारखंड सरकार द्वारा संचालित क्या क्या योजनाएं हैं, इसके विषय में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जो प्राकृतिक संसाधन है, वन है, जैव विविधता है, उसके विषय में हमें चर्चा करनी होगी। तो हमें बताना होगा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, वनों, जैव विविधता से एक समृद्ध राज्य है, परंतु मृदा अपरदन, वनों की कटाई, खनन, अम्लीय मृदा, अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य की एक बड़ी मात्रा में जो भूमि है वो डिग्रेडेड हो चुकी है और बंजर हो चुकी है। भूमि अब देखिए इन 2 लाइनों में हमने क्या बताया कि झारखंड राज्य की क्या प्रमुख विशेषता है और यहाँ पर क्या प्रमुख समस्याएं हैं, दोनों को हमने यहाँ पे एक साथ मैप करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त भूमि संसाधनों के सतत उपयोग के लिए कृषि वानिकी एक प्रभावी और वैज्ञानिक मॉडल है, और ठीक टॉपिक को हम लोगों ने इंट्रो में ही ऐड कर दिया कि भैया कृषि वानिकी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कृषि वानिकी में, कृषि फसलें, वृक्ष और पशुपालन को एकीकृत रूप से अपनाया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री के विषय में भी बता दिया कि हम लोग क्या करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री में कैसे करेंगे वो बता दिया, और इसे हम लोग बता दिए कि इससे क्या हो सकता है कि भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जैव विविधता, कार्बन संचयन और किसानों की आय में वृद्धि करता है। अगर हम देखें तो इस 5 लाइन में ही हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री के सारे चीजों को ऐड करने का प्रयास किया, झारखंड राज्य की विशेषता और समस्याओं को बताने के साथ में ही उपाय भी बता दिया। तो एक परीक्षक ये समझ जाएगा कि इसने एग्रो फॉरेस्ट्री के विषय में क्या क्या लिखा होगा। अब कृषि वानिकी की अवधारणा को यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो ध्यान रखिएगा, यह भूमि उपयोग की एक प्रणाली है जिसमें वृक्ष के साथ साथ कृषि फसलें और आवश्यकता के अनुसार पशुपालन को एक ही भूमि पर वैज्ञानिक ढंग से समायोजित करने का या करने का प्रयास किया जाता है। तो इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे। सरल सूत्र हम लोग समझा सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिख देंगे कृषि वानिकी, और कृषि वानिकी के अंतर्गत हम लोग वृक्ष, फसल और पशुपालन इक्वल टू कृषि वानिकी कर सकते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख मॉडल भी आपको बताने पड़ेंगे, जैसे एग्री और सिल्वी कल्चर करेंगे, फसल के साथ में वृक्ष, सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम जिसमें वृक्ष, चारा और पशुपालन एक साथ में करेंगे, एग्री हॉर्टी सिस्टम के अंतर्गत फसल और फलदार वृक्ष लगाएंगे, एग्री हॉर्टी सिल्वी सिस्टम के अंतर्गत फसल, फल और वन वृक्ष लगाएंगे, होम गार्डन सिस्टम के अंतर्गत बहुस्तरीय घरेलू कृषि प्रणाली को हम लोग अपनाएंगे। तो ये कुछ मॉडल हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के जिसे हम लोगों को अपने आंसर में ऐड करना होगा। अब बात करेंगे कि कृषि वानिकी की झारखंड में आवश्यकता क्यों है, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ की अधिकांश आबादी लगभग 70% आज भी कृषि पर निर्भर है, और ये जो कृषि कैसी है तो मानसून आधारित है। भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो कैसा है, ढालधार है, याद रखिएगा ढालू है, क्योंकि ये पठारी भूभाग है। यहाँ की असलाकृति क्या है तो पठारी भूभाग है, तो ढालदार है। मृदा अपरदन की समस्या है, अनेक क्षेत्रों में बंजर और परती भूमि यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ इसको जलवायु परिवर्तन के, अनियमित वर्षा और
अल्प वृष्टि अनावृष्टि से आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रमुख समस्याओं को बता सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि इन परिस्थितियों के लिए एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में हम लोग झारखंड के लिए एक कृषि वानिकी एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सिस्टम के रूप में उभर करके सामने आती है। तो ये डाल दिए। अब इससे लाभ क्या होगा कृषि वानिकी से? तो हमारे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा। सबसे पहले जो हमारा जैविक कार्बन होगा मृदा का वो बढ़ेगा। पत्तियों के अपघटन से प्राकृतिक खाद बनती है। अब छोटी सी समस्या देखिए, समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके आया। तो मृदा की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पहले ही देख चुके कि यहाँ की मृदा में क्या है, जीवांश काफी कम मात्रा में पाया जाता है और पत्तियों के टूट करके गिरने से या टहनियों को टूट करके गिरने से वहां पर जीवांश भी बनेगा और बढ़ेगा और सूक्ष्म जीवों की सक्रियता यहाँ पे बढ़ जाएगी मृदा के अंतर्गत। मृदा अपरदन में कमी आएगी क्योंकि जो वृक्षों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती हैं। इससे वर्षा का जब जल का बहाव होगा उसको ये कम करेगी और साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगी। जल संरक्षण की बात करेंगे तो जल का भू अंतर संचयन यानी जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसे बढ़ाएगा, नमी को संरक्षण प्रदान करेगा और सूखे के प्रभाव को कम करता है। साथ ही साथ कार्बन संचयन की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वृक्ष के वातावरण से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है उसे अब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो हमारा बायोमास है और मिट्टी में कार्बन को संचित करता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे हम लोग तो किसानों की आय में वृद्धि करेगा। किसानों की आय में वृद्धि करेगा क्योंकि एक ही भूमि पर जो किसान है वो विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अनाज का भी उत्पादन हो रहा है, फल का भी उत्पादन हो सकता है, लकड़ी उसे प्राप्त हो जाएगी, चारा उसे प्राप्त हो सकता है, शहद की प्राप्त हो जाएगी सिल्वीकल्चर के अंतर्गत और औषधीय पौधों की भी कृषि की जाती है। तो यहाँ पर किसानों की आय वृद्धि होगी एक ही भूमि पर अलग अलग चीजों की खेती करके और साथ ही साथ जो हमारा जैव विविधता का संरक्षण होगा वह भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पक्षी परागणकर्ताओं और लाभकारी कीटों को इन पौधों पर संरक्षण प्राप्त होगा, वो यहाँ पे निवास करेंगे। तो जैव विविधता का हम लोग संरक्षण भी करेंगे जी। बंजर भूमि की उत्पादक अवधारणा की अगर बात करेंगे तो बंजर भूमि पहले क्या है ये हमें बताना होगा। तो वैसी भूमि जिसकी उत्पादकता अत्यंत कम या लगभग नगण्य हो गई है और सामान्य कृषि के उत्पादन के लिए अब वो उपयुक्त नहीं रही है उसे हम लोग बंजर भूमि के अंतर्गत रखते हैं। यानी वैसी भूमि जिस पर अब कृषि कार्य करना संभव नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड की कृषि भूमि के बंजर होने के मूल कारण क्या क्या है तो इसे हम लोग मृदा अपरदन, वनों की कटाई, जल भराव, अत्यधिक चराई, ये जानवर जो चरते हैं चारागाह के रूप में हम लोग उपयोग करने लगे हैं, खनन गतिविधियां यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, अम्लीय मृदा है, रेड सॉइल है, यहाँ पे सूखा है, असंतुलित कृषि पद्धतियों के उपयोग के द्वारा झारखंड की जो भूमि है वो लगातार बंजर होती गई है। अब हम लोग बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर जब भी झारखंड के विषय में बात करेंगे तो स्थानीय परंपराओं और तकनीकों को बढ़ावा देने वाली बात करेंगे। जैसे कृषि वानिकी का हम लोग विस्तार करेंगे, जैसे स्थानीय प्रजाति के जो पेड़ हैं जैसे हमारा साल, गम्हार, अर्जुन, करंज, सहजन और बांस, इसको हम लोग यहाँ पर कृषि के साथ में संयोजित करके लगाने का प्रयास करेंगे। मृदा संरक्षण की बात करेंगे तो कंटूर बंडिंग करेंगे, टेरेसिंग करेंगे, घास का फर्श लगाएंगे या मल्चिंग का काम करेंगे। जल संरक्षण में हम लोग चेक डैम की बात करेंगे, डोभाग की बात करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हुए हम लोग वर्षा जल का संचयन करेंगे। साथ ही साथ जैविक पोषण प्रबंधन की जब बात करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर या इसे गोबर की खाद कहते हैं, हरित खाद, जैव उर्वरक और हरित खाद में आप लोग ढैंचा को अवश्य ऐड कर दीजिएगा। ढैंचा की कृषि अगर होती है तो ढैंचा की जड़ों के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी होता है और बढ़िया नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में ढैंचा को जाना जाता है। अम्लीय मृदा का सुधार करेंगे तो वैज्ञानिक लाइमिंग या कि चूना को मिला करके हम लोग मृदा जो मिट्टी है हमारा उसमें छिड़काव करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा अम्लीय मृदा में सुधार होगा। साथ ही साथ
हम लोग रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करेंगे या उसके स्थान पर जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देंगे। जिस पहले हम लोगों ने देखा है कि वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, हरित खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग करेंगे। दलहन आधारित फसल चक्र को अपनाएंगे। राइजोबियम होता है दलहनी फसलों की जड़ों में, जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे मृदा में काफी कमी है, तो इस नाइट्रोजन को हम लोग वातावरण से प्राप्त करेंगे और दलहन की कृषि के द्वारा हम लोग इस नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकृत कर सकते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का जो उपयोग है वो लगातार घटेगा। तो इस प्रकार के उपाय हम लोग बनाएंगे। इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या बनाएंगे, तो भैया बंजर भूमि है हमारा, वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्लस जैविक खाद के द्वारा हम लोग मृदा स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, जिससे मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा और नमी में वृद्धि होगी, जिससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी और अंततः क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। तो इस फ्लो चार्ट को हम लोग बना सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री और भूमि सुधार, बंजर भूमि सुधार के लिए। अब आते हैं कि झारखंड में कृषि वानिकी की संभावनाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेगमेंट है, ये ध्यान रखिएगा और आपको यहाँ से 2-3 चीजों को उठा करके अपने आंसर में रखना होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि किस जिले में किस उपयुक्त प्रणाली के अंतर्गत हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देंगे। जैसे पलामू की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम को अपना सकते हैं। गुमला की बात करेंगे तो फल और फसल एग्री हॉर्टी मॉडल अपनाएंगे। सिमडेगा की बात करेंगे तो यहाँ पे बांस आधारित कृषि वानिकी को अपनाएंगे, बैम्बू बेस्ड मॉडल को अपना सकते हैं। रांची की बात करेंगे तो सब्जी उत्पादन झारखंड में रांची में बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे सब्जी के साथ साथ फल और वृक्ष मल्टी लेयर हॉर्टिकल्चर करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग अर्जुन आधारित तसर कृषि कर सकते हैं, तसर रेशम का उत्पादन हो सकता है और अर्जुन के पेड़ को हम लोग वहां पर लगा सकते हैं अपने खेतों में अपने फसल चक्र के साथ में। खूंटी की बात करेंगे तो वहां पे सहजन और फल आधारित मॉडल, ड्रमस्टिक और फ्रूट्स का जो हमारा मॉडल है उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ सुटेबल एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जो कि झारखंड के डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे और ये क्षेत्रवार है। ये नहीं कि पलामू के लिए हम लोग सहजन और फल आधारित मॉडल लगा देंगे तो वहां पे उपयुक्त नहीं हो सकता है, वहां पे सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम जो है वो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की, हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि प्रत्येक क्षेत्र की समस्याएं अलग अलग हैं और उसी के आधार पे हमें अपना जो उपाय है वो अपनाना होगा। तो ये करेंगे। इसके बाद अब आते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 की बात करेंगे और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको लिखना है कि भारत विश्व का पहला देश है जिसने पृथक कृषि वानिकी नीति बनाई है। इसका उद्देश्य क्या था, तो कृषि वानिकी को बढ़ावा देना जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और कार्बन संचयन होगा, यानी अर्थशास्त्र और पर्यावरण दोनों को एक साथ में मिलाने का प्रयास किया गया। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री आया गया था जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक उपमिशन था। इसका प्रमुख उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण पौधा उपलब्ध करवाना और वृक्ष आधारित कृषि को प्रोत्साहन और भूमि में सुधार करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लिखेंगे कि कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, बागवानी को बढ़ावा देना था और कृषि वानिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना या वित्तीय संबल प्रबंधन इसका मूल कारण था। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की चर्चा हम लोग करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करेंगे, व्यापक मृदा और जल संरक्षण की बात की गई। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसमें भूमि का उपचार करना, जल संचयन, बंजर भूमि का एकीकृत कृषि वानिकी विकास था। कैंपा की बात करेंगे, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के अंतर्गत क्षतिपूरक वनीकरण, यानी जहां भी वनों का विनाश हो रहा है वहां पर क्षतिपूर्ति के रूप में वनीकरण करेंगे और जो भी हमारा डिग्रेडेड वनीय भूमि है उसमें पारिस्थितिकी पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से कैंपा वगैरह का हम लोग नाम देंगे, 3-4 दोनों में से लिखना है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो। अब राज्य सरकार ने एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं,
तो बिरसा हरित ग्राम योजना को सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से लिखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इसे चलाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फलदार पौधरोपण किया जाएगा, बागवानी का झारखंड में विस्तार होगा। अब जब हम लोग पौधे लगा रहे हैं तो जल संरक्षण भी होगा और ग्रामीण परिवारों के आय में भी वृद्धि होगी, ये ध्यान रखिएगा। और यह कृषि वानिकी को प्रत्यक्ष रूप से बिरसा हरित ग्राम योजना बढ़ावा देती है। प्रत्यक्ष रूप, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर रही है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से इसे बढ़ावा दे रही है। जोहार योजना को हम लोग लिखेंगे कि झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ परियोजना जो है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली जो बागवानी फसलें हैं, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाना है और किसान उत्पादक संगठन या एफपीओज के जरिए इनके उत्पादों को बेचने का कार्य जोहार परियोजना के अंतर्गत झारखंड सरकार कर रही है। झारखंड राज्य कृषि वानिकी और बागवानी प्रोत्साहन कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। इसमें किसानों के लिए सहूलियत दर पर रोपण सामग्री और पौधों का वितरण और कृषि वानिकी उत्पादों के मूल्य संवर्धन हेतु प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। मनरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार किया जा रहा है झारखंड में। इसमें निजी और सामुदायिक पट्टों पर भूमि पर व्यापक रूप से वृक्षारोपण किया जा रहा है। तालाब या डोभा का निर्माण किया जा रहा है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कालखंड में ये डोभा निर्माण काफी चरम पर पहुंच गया था। कंटूर ट्रेंचिंग का निर्माण करेंगे और बंजर भूमि सुधार कार्य मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है। साथ ही साथ वन विभाग और कैंपा आधारित वृक्षारोपण कार्यक्रम हम लोग लेकर के चलेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रमुख चुनौतियों को भी हम लोग साझा करेंगे कि आखिर प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा है यहाँ का भूमि से संबंधित विवाद, सीएनटी और एसपीटी एक्ट। जो एक और अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ के मूल निवासियों के भूमि के स्वामित्व से संबंधित जो भी अधिकार है उसका संरक्षण ये करता है, वहीं बहुत सारी चुनौतियां भी ये क्रिएट कर रहा है। तो भूमि स्वामित्व संबंधी यहाँ पे काफी समस्याएं उत्पन्न होती, तो एग्रो फॉरेस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देने में कठिनाई हो रही है। गुणवत्तापूर्ण पौधों की कमी है, नर्सरी तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे एक दिन मैं ढूंढने गया कि सरकारी स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ पे है। चलिए, तो गुणवत्तापूर्ण पौधों की यहाँ पे काफी ज्यादा कमी है। दीर्घकालीन निवेश की यहाँ पे आवश्यकता होगी और सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दीर्घकाल के लिए निवेश करे। पूंजीगत व्यय सरकार अभी नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे किसान हैं उनमें तकनीकी ज्ञान का भी अभाव है। विपणन और प्रसंस्करण की अपनी सीमाएं हैं। अगर किसान उत्पादन भी कर लेगा तो उसको बेचेगा कहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 92,000 करोड़ रुपया का जो हमारा फल सब्जी या अन्य उत्पाद है, आलू प्याज वगैरह टमाटर वगैरह, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है प्रसंस्करण के बिना। झारखंड की स्थिति तो और खराब हो चुकी है। तो विपणन का अभाव है और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव के कारण अपने उत्पादों को प्रसंस्कृत किस प्रकार से किसान करेगा, उसको बेचेगा कहाँ, ये पता नहीं है। विभाग विशेष रूप से वन और कृषि के बीच, वन विभाग और कृषि विभाग के बीच आपसी समन्वय के अभाव के कारण हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इस प्रकार के कुछ चुनौतियां हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित, इसे आप लोग मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें आलोचनात्मक विश्लेषण जब करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कि झारखंड की चर्चा करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कृषि वानिकी को हम लोग केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। ये भूमि पुनर्स्थापन यानी लैंड रिस्टोरेशन, जलवायु परिवर्तन समन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कार्बन न्यूनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, किसानों की आय वृद्धि का एक समग्र मॉडल के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि भैया केवल पेड़ लगा दिए हो गया हमारा काम खत्म। इसे विभिन्न इसके कंपोनेंट्स के साथ में हम लोग इसे देखेंगे। और विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो जो खनन से प्रभावित जिले हैं, आपका धनबाद हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, बोकारो, रामगढ़, वहां पे कृषि वानिकी के माध्यम से हम लोग भूमि का फिर से रिस्टोरेशन कर सकते हैं। और साथ ही तसर, लाख, बांस, सहजन, फलदार वृक्ष और औषधीय पौधे को कृषि के साथ जोड़ करके झारखंड को एक हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में हम लोग अग्रसर कर सकते हैं। बराबर हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड खनिज संसाधनों से
परिपूर्ण एक राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था खनिजों पर आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वृक्षों को लगा करके हरित अर्थव्यवस्था में इसे कन्वर्ट करने का प्रयास एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से करेंगे। अब इसके लिए हम लोग आगे की रणनीति क्या अपना सकते हैं, तो प्रत्येक प्रखंड के लिए ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रत्येक प्रखंड के लिए एक एग्रो फॉरेस्ट्री डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म स्थापित किए जाएंगे और वहां पर किसानों को बताया जाएगा कि किस प्रकार के एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी को आप अपने खेतों में करें। तो वो यहाँ पे किसानों को शिक्षा भी देनी पड़ेगी। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। बंजर और खनन प्रभावित भूमि पर बांस, अर्जुन, करंज, सहजन एवं अन्य फलदार पौधों को हम लोग लगा सकते हैं। कृषि वानिकी को क्या करना चाहिए, तो कार्बन क्रेडिट एवं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस या पीएस से जोड़ करके किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का जरिया हम लोग प्रदान कर सकते हैं। मनरेगा हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, जोहार और एसएमएएफ का एक साथ मिला करके हमें कार्य करने की आवश्यकता होगी और कृषि वानिकी उत्पादों को एफपीओ के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से उसको बेचने का हमें प्रयास करना चाहिए और उसका मूल्य संवर्धन या प्रसंस्करण करके उसे बेचने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण है कि स्थानीय जनजातीय ज्ञान और पारंपरिक वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग साइंस एंड टेक को ऐड कर रहे हैं, तो जीआईएस और ड्रोन आधारित बंजर भूमि मानचित्रण पर वैज्ञानिक भूमि पुनर्वास योजना तैयार करके हम लोग यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री को लागू कर सकते हैं और बंजर भूमि को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें जीआईएस, ड्रोन के अतिरिक्त हम लोग एफपीओ की बात कर लिए, विभिन्न योजना या कार्बन क्रेडिट से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हम लोग कर लिए, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को भी ऐड कर दिए। तो इन सब चीज को अगर पूछेगा कि आगे के क्या उपाय आप दे सकते हैं, तो उपायों में आप इनको मेंशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंत में अगर देखें तो निष्कर्ष हम लोग क्या दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि निष्कर्ष में जब भी देंगे तो समस्या को सबसे पहले रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो झारखंड की बंजर एवं अवनत भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य सुधारने, जल संरक्षण को बढ़ाने, कार्बन संचयन करने और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कृषि वानिकी यहाँ सबसे प्रभावी एवं टिकाऊ रणनीतियों में से एक हो सकता है। केंद्र सरकार की नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री NMSA, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, झारखंड सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना, जोहार परियोजना, मनरेगा आधारित भूमि विकास कार्यक्रम आदि समन्वित रूप से यदि लागू किए जाए तो कृषि वानिकी को बढ़ावा मिल सकता है और उपजाऊ भूमि, समृद्ध किसान और हरित झारखंड की आधारशिला बनेगा, जो कि झारखंड के उलगुलान लक्ष्य, ध्यान रखिएगा, उलगुलान 2050 के लक्ष्य आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, उलगुलान 2050 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। तो हम लोग लक्ष्य को भी यहाँ पे ऐड कर दिए और साथ ही आप एसडीजी गोल्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला विषय हमारा क्या था, जैविक कृषि। जैविक कृषि